हर एक उपभोक्ता का व्यवहार होता है कि वो कम कीमत पर ज्यादा सामान खरीदना चाहता है। नॉर्मली ये आपके साथ भी होता है, हमारे लिए होता है। तो उपभोक्ताओं के द्वारा जो सामान खरीदा जाता है, खरीदना मतलब किसी वस्तु के लिए जब कीमत अदा की जाती है कि वस्तु लो पैसा दो, उस स्थिति को मांग कहते हैं। और मांग बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में आते हैं। तो मांग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा एक दिन में। तो आज की क्लास में मैं आपको मांग की पूरी अवधारणा के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है और हमें पढ़ने चाहिए। तो मांग के अर्थ, मांग का नियम, मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, मांग की लोच, मांग में परिवर्तन, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले। पॉइंट टू पॉइंट लास्ट तक देखिएगा, जहां पर मांग की लोच से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो शुरुआत में हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हम पढ़ेंगे मांग से। मांग किसे कहते हैं? मांग जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिमांड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर, क्योंकि कीमत का होना जरूरी है, किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर उसकी मांगी जाने वाली, यूं कहे खरीदी जाने वाली मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मांग कहते हैं। ठीक ना? मतलब किसी वस्तु को जिस कीमत पर, इसका मतलब होता है यहां पर क्या होनी चाहिए? वस्तु होनी चाहिए, वस्तु की कीमत होनी चाहिए, वस्तु की खरीद होनी चाहिए, यानी कि खरीदने की इच्छा या खरीदने की तत्परता का होना जरूरी है। और नेक्स्ट है कीमत अदा होनी चाहिए। जब ये स्थितियां होती है और वो भी किस पर? एक निश्चित समय बिंदु पर, तो हम उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांग यानी कि खरीदना, कि हम वस्तु खरीदने की आशा रखते हैं। तो मांग का जन्म क्या ऐसे ही हो जाता? नहीं, मांग का जन्म होता है इच्छाएं से। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती है, कभी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं होती पूरा कर सके। तो इच्छाएं बाद में हमारे लिए आवश्यकता बदल जाती हैं। ये इच्छाएं आवश्यकता तब बन जाती हैं जब अनंत में से हमारे पास क्या होते हैं? उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या बन जाते हैं? संसाधन आ जाते हैं, यानी कि धन आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने संसाधनों को खर्च करने के लिए, क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, तो आवश्यकता क्या बन जाती है? मांग बन जाती है। उनकी इच्छाएं मांग में परिवर्तित होती है जब हम वस्तु के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। तो एक्चुअली में जब हम मांग पढ़ते हैं तो मांग को पूरा समझने के लिए हमें समझना पड़ता है मांग के कॉन्सेप्ट को। और मांग को दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक है व्यक्तिगत मांग और दूसरा है बाजार मांग। बाजार मांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज मार्केट डिमांड। और यह है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। व्यक्तिगत मांग क्या है? किसी बाजार में उपलब्ध केवल एक उपभोक्ता की मांग। मतलब जब कोई एक उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, किस पर? विभिन्न कीमतों पर जो मांग करता है। ठीक है, वस्तु की अलग अलग कीमत पर वो वस्तु की जितनी भी मांग करता है उसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। लेकिन जब हम बाजार मांग की बात करते हैं तो यहां पर इसका मतलब होता है बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं की मांगों का योग होता है। मतलब बाजार में जितने भी उपभोक्ता मौजूद होते हैं वो किसी वस्तु की किसी कीमत पर जितनी भी मात्रा मांग करते हैं उन सब का योग को हम क्या बोलते हैं? बाजार मांग कहते हैं। तो जब मांग पढ़ देते हैं तो मांग पढ़ने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है मांग तालिका। क्या टॉपिक है? मांग तालिका बोल सकते हैं या मांग सारणी के नाम से जाना जाता है। तो मांग तालिका क्या है? मांग तालिका यानी कि डिमांड शेड्यूल, कि वस्तु की
विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका। तालिका मतलब जहां पर स्तंभ और रो और कॉलम के दर्शाते हैं, मतलब जहां पर उसकी अलग अलग कीमत, उस कीमत पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाने जिस तालिका से हम दर्शाते हैं उसको मांग तालिका कहते हैं। क्योंकि मांग के ही दो प्रकार होते हैं, बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग। ऐसे में मांग तालिका जो दर्शाया जाता है, मांग तालिका भी हमारे दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा है बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका, ठीक है, दो प्रकार की तालिका हमारी बनती है, टेबल बनते हैं। तो जब व्यक्तिगत मांग की तालिका का मतलब होता है एक क्रेता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाली तालिका। ठीक है, जब कोई एक ही उपभोक्ता या एक ही क्रेता के द्वारा जो मात्रा मांगी जाती है उसके लिए जो तालिका तैयार की जाती है उसे हम मांग तालिका कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक है क्रेता यानी कि उपभोक्ता एक्स, ये बाजार जाता है और वस्तु की अलग अलग कीमतें, यहां पर होगी कीमत, यहां पर होगी मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी। तो वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कम कीमत पर उपभोक्ता ज्यादा मांग करता है। तो ऐसे में ये क्या करता है, वस्तु की कीमत घटने के साथ साथ अपनी मांग को बढ़ाता चलाता है। ये किसी एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाने वाली तालिका है। तो इस तालिका में इस तरह से रोज और कॉलम बन के तैयार होते हैं। ठीक है, लेकिन बाजार मांग तालिका करना है क्या है, बाजार में उपस्थित सभी क्रेताओं के मांग को दर्शाने वाली तालिका। ठीक है, बाजार में जितने भी क्रेता मौजूद, उपभोक्ता मौजूद है, वो कुल मिला के जितने भी मांग करते हैं उसकी तालिका को, जैसे बाजार में दो उपभोक्ता है, कौन है, दो क्रेता है, एक है एक्स और एक है वाई, तो दोनों की मांगों का योग करेंगे कैसे, यहां पर वस्तु की कीमत, ठीक है, यहां पर है एक्स, यहां पर वाई की मांग और यहां पर हम लिखेंगे बाजार मांग। ठीक है, तो कीमत है 10, 8, 6, 4, 2, एक्स मांग कर रहा है 10, 20, 30, 40, 50 और वाई मांग कर रहा है 5, 10, 15, 20, 25। तो बाजार मांग का मतलब बाजार में उपस्थित सभी क्रेताओं की मांगों का योग, तो दोनों का ऐड कर देंगे। 10 + 5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15, ये हो गया 20 + 10 यानी कितना हो गया 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 + 15, इसका मतलब हो गया 45, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 + 20 यानी कि 60, और यहाँ पर हो गया 50 + 25 मतलब 75। तो ये दो प्रकार की तालिका, यहाँ पर केवल एक ही की मांग को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर एक से ज्यादा की बाजार उपस्थित जितने भी है, फिलहाल मैंने दो का बताया, 3 है, 10 है, 100 है, सबका योग करेंगे तो बनेगा बाजार मांग तालिका। तालिका से तैयार किया जाता है वक्र। क्या तैयार किया जाता है, वक्र, यानी कि इसका रेखा चित्रीय रूप, कर्व तैयार किया जाता है। इसका शॉट ले लिया ना इसका, ठीक है। अब इसको किसके थ्रू, इसके बाद बन जाता है मांग वक्र। क्या चीज, मांग वक्र, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है, तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, मतलब
जब हम मांग तालिका को रेखा चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो उसे मांग वक्र कहते हैं, क्योंकि तालिका ही के दो प्रकार है। तो मांग वक्र भी दो प्रकार का होगा, एक होगा हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा क्या होगा, बाजार मांग वक्र। ठीक है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जब हम व्यक्तिगत मांग तालिका को इस तरह से होते हैं, यहां पर दिखाएंगे वस्तु की कीमत, या यहां दर्शाएंगे हम क्या चीज, मांग की मात्रा को। कीमत में कौन कौन है, 0, 2, 4, 6, 8 और यहां कितना हो गया 10। यहां पर मांग की मात्रा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब जब वस्तु की कीमत 2 है, मांगी जा रही 10 यूनिट, सॉरी जब मांगी जा रही कितनी यूनिट, 50 यूनिट। वस्तु की कीमत 4 है तो मांगी जा रही 40 यूनिट। जब 30, इस तरह से मांग वक्र तैयार होता है। ऐसे सारे पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी इस तरह से। तो ये जो रेखा बनेगी इसको बोलेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र, क्योंकि एक ही व्यक्ति की मांग को दर्शाया जा रहा है। लेकिन बाजार में उपस्थित अगर सभी क्रेताओं की मांग को दर्शाया जाएगा तो जो मांग वक्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा यहां पर। ठीक है, 0 यहां पर हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, ये बाजार मांग वक्र। और यहाँ है हमारे पास कितना, 5, 10, 15। ठीक है, 15 से ले लेंगे तो 15 का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लेंगे, 15, 30, 45, 60 और ये हो गया 75। ये हो गया वस्तु की कीमत। यूनिट जरूर लिखना है किधर क्या दर्शा रहे हैं। और यहां है मांग की मात्रा। ठीक है, सेम। अब यहां पर भी वस्तु की कीमत जब 10 है, मांगी जा रही 15 यूनिट, ये है 10 और 15 यूनिट। 8 पर मांगी जा रही है 30 यूनिट, 6 पर मांगी जा रही है 45 यूनिट, 4 पर मांगी जा रही है 60 यूनिट और 2 पर मांगी जा रही है 75 यूनिट। तो ये सारे पॉइंट जो बन रहे हैं आपस में मिला दीजिए कुछ इस तरह से, तो इसको बोलेंगे हम बाजार मांग वक्र। ये है व्यक्तिगत मांग वक्र। ये क्योंकि वस्तु की कीमत और मात्रा में नेगेटिव होता है, इसलिए हमेशा ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये है मांग वक्र और मांग तालिका। इतना समझने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो समझना होता है मांग फलन। क्योंकि देखिए कोई भी क्रेता कोई भी क्रेता यानी कि हम जब भी बाजार जाते हैं ना तो केवल कीमत नहीं देखते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको देखने का वस्तु खरीदते हैं कि ये सामान मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, इसका कलर पसंद आ रहा है नहीं पा रहा है, फिर दूसरी दुकान में इसकी कीमत क्या होगी, इससे रिलेटेड दूसरी वस्तु की कीमत क्या होगी। इन सभी बातों को देखने के बाद ही हम वस्तुओं को खरीदते हैं। तो मतलब यहाँ पर किसी वस्तु को खरीदने से पहले जो जो बातें हमारी मन में आती हैं उसको बोलते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहीं से बना है हमारा मांग फलन। मांग फलन यानी कि डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन ये क्या बताता है, मांग फलन संबंध को बताता है। क्या बताता है, ये संबंध बताता है किसके बीच में, ये संबंध बताता है मांग की मात्रा तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको क्या एक नाम और जानते हैं, मांग के निर्धारण कारक। मतलब कौन कौन सी चीजें के अनुसार वस्तु की मांग निर्धारित होती है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है इसको दर्शाए जाते हैं dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pr t बाई dp। कई सारी बातें इसमें निर्धारित होती हैं। तो कौन कौन से चीजें हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मांग घट जाती है। नंबर 2, वस्तु की उपयोगिता।
जिस वस्तु के यूज बहुत ज्यादा है उसकी मांग हमेशा ज्यादा होगी, जिस वस्तु की उपयोगिता कम हो उसकी मांग भी कम होती चली जाती है। नंबर 3, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। और यहां पर संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक है प्रतिस्थापन वस्तु, ठीक है, और दूसरे वस्तु कहते हैं पूरक वस्तु। समझ में आ गया? यह है वस्तु की कीमत, वस्तु की उपयोगिता, वस्तु संबंधित वस्तु की कीमतें। इसके अलावा 4, उपभोक्ता की आय। भाई कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा कीमत आय वाला ज्यादा मांग करेगा, कम आय वाला कम करेगा। नंबर 5, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या, इसका मतलब इसको दे सकते हैं हम जनसंख्या। जहां जनसंख्या ज्यादा है उसकी मांग भी ज्यादा होगी वस्तुओं की, जहां जनसंख्या कम है वस्तुओं की मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नेक्स्ट है भविष्य में वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन की आशंका, कि अगर पता चल जाए कि फ्यूचर में वस्तु की कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है, इसी मांग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत तथा मौसम। ये सब चीजें, ठंड के मौसम में ठंड के कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, गर्म के कपड़ों में जो है फैशन बदल जाता है तो पुराने फैशन की चीजें मांग कम हो जाती है, नए फैशन की मांग बढ़ जाती है, शादी के मौसम में शादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो अलग अलग ये सारी चीजें वस्तु की मांग को प्रभावित होती है, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली में एक उपभोक्ता वस्तु को मांग करता है। हमेशा कीमत, वस्तु की उपयोगिता हर वक्त नहीं है, बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों को हमें सोचना पड़ता है कि भाई लिया जाए या नहीं लिया जाए। ठीक है, अब इन सब चीजों के बाद हमारा जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आता है मांग के नियम। मांग के नियम, इसका मतलब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इस नियम के जो प्रतिपादक थे वो कौन है? प्रोफेसर मार्शल। और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार ये कहा गया कि वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। मतलब ये हुआ कि अगर अन्य कारक स्थिर रहे, अन्य कारक क्या रहे? स्थिर रहे, स्टेटस परिवश। अन्य कारक स्थिर रहने का मतलब कीमत को छोड़ के जो भी दूसरे कारक है, जो भी दूसरे कारक का मतलब ये हमें केवल कीमत देखना है, बाकी किसी कारक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में कीमत को छोड़ के बाकी सभी कारक स्थिर होने चाहिए। तो ऐसे में अगर वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा में अगर देखें तो वस्तु की कीमत के घटने पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और उसी को उल्टा वस्तु की कीमत के बढ़ने पर, क्या होने पर? बढ़ने पर, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसी नियम को बोलते हैं मांग का नियम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मांग का नियम। जैसे वस्तु की कीमत यहां पर है और मांगी गई मात्रा यहां पर है, ये हो गया 10, 8, 6, 4, 2, और मांगी गई मात्रा कितना है? 10, 20, 30, 40, 50। मतलब वस्तु की कीमत जैसे जैसे घटती चली जाती है वस्तु की मांग की मात्रा हमारी बढ़ती चली जाती है। ऐसे मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे को रहता है। इस तरह से वस्तु की कीमत यहां पर, मांग की मात्रा यहां पर, यह है मांग वक्र। और वस्तु की कीमत में कमी आ गई यहां पर P1, तो वस्तु की मांग की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा Q1। इसका मतलब मांग का नियम क्या बताता है? विपरीत संबंध को बताता है वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में। और इस संबंध को, इस स्टेटमेंट को बुलाते हैं गुणात्मक कथन।
कैसा बोला जाता है? गुणात्मक कथन। अक्सर एग्जाम में आता है कि मांग का नियम किस प्रकार का कथन है? गुणात्मक है, क्योंकि गुणात्मक से, क्योंकि यहाँ पर गुण बता रहा है कि मांग में और वस्तु की मात्रा में, सॉरी वस्तु कीमत में कैसा संबंध है? विपरीत। बस इतना ही इनफ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मांग का नियम क्या हर जगह लागू होता है? नहीं, हर जगह नहीं होता है, क्योंकि मांग के नियम के कुछ अपवाद भी रहते हैं। अपवाद मतलब, ठीक है, जहां पर ये एक्सेप्शंस, जहां पर ये नियम लागू नहीं होता। ये मांग का नियम कहाँ लागू नहीं होता? ये कहाँ नहीं होता है? ये नहीं लागू होता है किसमें? विलासिता वस्तुओं पर। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया? आईफोन हो गया, ठीक है, जैसे डायमंड हो गया। इन सब चीजों पर मांग का नियम लागू होता है, क्योंकि ये सब जितना महंगा होता है, लोग उसकी मांग भी उतनी ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो गिफिन वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तुएं यानी घटिया क्वालिटी वस्तु पर, घटिया क्वालिटी वस्तु जितनी भी कम हो जाए, लोग उसकी मांग और कम कर देते हैं। तो यहां पर भी ये नियम फिलहाल लागू नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब बाद में एक और नियम उसमें काम, अगर विलासिता वस्तु हो गई और गिफिन वस्तु हो गई, और इसमें, ठीक है, फिलहाल ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है कि मांग का नियम। मांग के नियम को पढ़ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए, वो है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन, जैसा कि मैंने कहा कि जब भी कोई वस्तु हम मांग करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें से देख के हमारी मांग क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। मतलब हम जो खरीदने की मात्रा सोचते हैं वो बदल जाती है। तो जब हम मांग में परिवर्तन की बात करते हैं, इसके परिवर्तन करने की दो स्थितियां होती हैं। पहला, केवल कीमत में परिवर्तन हो और अन्य कारक क्या हो? स्थिर हो। और दूसरी स्थिति होती है कीमत स्थिर हो और के अन्य कारकों में परिवर्तन हो। ठीक है, ये दो स्थितियां होती है मांग में परिवर्तन के। तो जब बस केवल कीमत में परिवर्तन होता है, उस स्थिति में क्या होता है? मांग वक्र का संचलन होता है। यानी कि मांग वक्र अपनी जगह पे रहता है, खाली ऊपर और नीचे इसका पॉइंट खिसक जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है? मांग वक्र का खिसकाव होता है। क्या होता है? खिसकाव होता है। ठीक है, तो मांग वक्र का संचलन की दो स्थितियां होती है, दो प्रकार की होती है। ये होता है मांग का संकुचन और ये होता है मांग का विस्तार। जबकि मांग वक्र के खिसकाव की दो स्थिति होती हैं, एक है मांग में कमी और दूसरा है मांग में वृद्धि। तो ये मांग में परिवर्तन की चारों स्थितियों को समझना है। ध्यान रखिएगा, मांग वक्र का संचलन का मतलब होता है यहां पर अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल कीमत में परिवर्तन होता है। जबकि मांग का खिसकाव तब होता है, खिसकाव का मतलब होता है कि यहाँ मांग वक्र जहां है अपनी जगह छोड़ के आगे या पीछे की ओर खिसक जाता है, और संचलन का मतलब होता है मांग वक्र वही रहता है, खाली ये ऊपर और नीचे की ओर आ जाता है पॉइंट। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों को समझना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट करेंगे? मांग वक्र के संचलन से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मांग वक्र का संचलन। ठीक है, तो मांग वक्र संचलन का मतलब होता है यहां पर क्या हो रहा है? केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा है, और कीमत में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। तो ऐसे में जब मांग के संचलन की बात करते हैं, ये हो गया मांग का संकुचन। ठीक है, मांग का संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये कब होता है?
जब अन्य कारक स्थिर हो, अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कीमत में क्या हो जा रही है, वृद्धि। ठीक है, इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत यहां पर लेते हैं और वस्तु की मांग की मात्रा यहां लेते हैं। वस्तु की कीमत पहले 20 रुपए, ठीक है, और मांगी जा रही थी 30 यूनिट। अब वस्तु की कीमत बड़ी 20 से बढ़ के कितनी हो गई, वस्तु की कीमत पहले 10 रुपए, 30 यूनिट, वस्तु की कीमत 10 से होगी 20, तो इसकी मात्रा 30 से घट के कितनी होगी, 20 यूनिट। यानी वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग की मात्रा कम हो गई। ऐसे में जब मांग वक्र की हम बात करेंगे, ये मांग वक्र है 0, ठीक है। पहला मांग वक्र इतना था, मानते हैं पहले 10 रुपए यहां पर, और यह है कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा। वस्तु की कीमत बढ़ के 20 हो गई, मतलब वस्तु की कीमत यहां हो गई, ये वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, तो मांग की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट ए था, अब एक संचलित हो गया, कहाँ आ गया, बी पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पर। तो इस स्थिति को बोलते हैं मांग का संकुचन। क्या बोलते हैं, मांग का संकुचन, क्योंकि कीमत का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, दूसरी स्थिति मांग का विस्तार, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब साफ है, अन्य कारक क्या है, स्थिर है, और क्या हो गई, वस्तु की कीमत में कमी आ गई, वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे में ये हो गया कीमत और ये हो गई मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत थी पहले 10 और मांगी जा रही थी 30 यूनिट, वस्तु की कीमत कम हो गई 5, अब मांगी जा रही है 4, यानी कि वस्तु की कीमत में कम होने से वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जा रही है। इसको कुछ इस तरह से समझिए, ठीक है, ये है वस्तु की कीमत और ये है मांग की मात्रा। पहला पॉइंट ये था, यहां पर वस्तु की कीमत और ये होगी मांगी जाने वाली मात्रा, ठीक है। अब वस्तु की कीमत में होगी कमी यहां पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और इससे वस्तु की मांग की मात्रा में हो गई वृद्धि, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये ए से घट कहां हो गया, बी पॉइंट में आ गया। तो इस प्रकार के संचलन को बोलते हैं मांग का क्या होना, विस्तार होना। यह है मांग वक्र का संचलन। इसकी शॉर्ट तुरंत लेते रहिएगा समझने के लिए, शॉर्ट नोट के हिसाब से बता रहा हूं। बाकी लॉन्ग नोट तो आपको मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोस जब पढ़ेंगे लॉन्ग रिवीजन क्लास की, तो उसमें पता चल जाएगा, आपको सब कुछ बताया हुआ है। कोई भी चीज डाउटफुल हो रही है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसको पढ़ने के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है क्या, मांग वक्र का खिसकाव, ठीक है। और मांग वक्र का खिसकाव कब होता है, जब क्या हो, अन्य कारकों में परिवर्तन हो, यानी कि यहां पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक है मांग में कमी, मतलब वस्तु की कीमत कैसा हो, स्थिर हो, और बदले में अन्य कारकों में क्या सा परिवर्तन हो, नकारात्मक परिवर्तन हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल बात करते हैं, उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है, या फिर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी हो रही है। कई सारे कारक हो सकते हैं, कई सारे कारण, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसका मतलब वस्तु की कीमत यहां पर है, वस्तु की मांग, जब कीमत 10 है तो मांगी जा रही 20 यूनिट। अब यहाँ पर वस्तु की कीमत अभी भी 10 है लेकिन मांगी जा रही 15 यूनिट, यानी कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन मांग की मात्रा में कमी हो जा रही है। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र है अपनी जगह छोड़ देता है। कैसे, देखिए पहला मांग वक्र हमारा यहाँ पर है, ये वस्तु की कीमत, ये मांगी जाने वाली मात्रा, ये है कीमत और ये मांगी जाने वाली मात्रा। अब कह रहे हैं वस्तु की मांग 20 से कम होके यहां से कम होके यहां हो गई, ये वाला पॉइंट। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो मांग वक्र यहां ना होके मांग वक्र हमारा नया यहां बन रहा है। ये पहले वाला मांग वक्र,
ये पहला पॉइंट, ये दूसरा वाला मांग वक्र। अब नया पॉइंट हमारा ये बन गया, तो मांग हमारा खिसक के कहाँ हो गया, पीछे की ओर आ गया, तो इसको बोलते हैं मांग में कमी होना। ठीक है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, मांग में वृद्धि। और मांग में वृद्धि होने का मतलब क्या है कि वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं, और अन्य कारकों में क्या है, धनात्मक परिवर्तन। धनात्मक परिवर्तन मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, उसके बाद वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो गई। कई सारे कारक हो सकते हैं जिस कारकों से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो यह कीमत वहां पर है, कीमत 10 है, मांगी जा रही 20 यूनिट, कीमत अभी भी 10 है लेकिन मांगी जा रही है 30 यूनिट, क्योंकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। तो ऐसे में जब मांग वक्र बनाएंगे, ये पहला मांग वक्र था, ये है कीमत मांगी जाने वाला मात्रा। अब अचानक क्या हो गया, मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो गई, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। ऐसे में ये मांग वक्र नया हमारा आगे की ओर बन गया, यहां पर बन गया। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, मांग में क्या होना, वृद्धि होना। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया मांग का। जब मांग में परिवर्तन से होता है, जब मांग में परिवर्तन हो रहा है तो इस कीमत के कारण ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कीमत और मांग में एक संबंध होता है, मांग का नियम, लेकिन कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हो, इसको बताता है मांग की लोच। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो पढ़ना है उसको बोलते हैं मांग की लोच के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पढ़ेंगे हम मांग की लोच, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ईडी से। ये इसके मांग की लोच को रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट होता है ईडी से। हालांकि लोच जो होता है कई कारणों से होता है, आय में परिवर्तन से होता है मांग की आय लोच, कीमत में परिवर्तन से होता है मांग की कीमत लोच, अन्य कारकों में परिवर्तन से तो उसको बोलते हैं मांग की तिरछी लोच या आड़ी लोच। तो हमारे यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मांग की कीमत लोच, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें पढ़ना है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कि जितना प्रतिशत का परिवर्तन कीमत में होगा, इससे वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उससे वस्तु की मांग में जितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, तो उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, और ये संबंध कैसा संबंध है, आनुपातिक संबंध, यानी मैथमेटिकल आनुपातिक संबंध जो होता है, इसी को बोलेंगे मांग की लोच। क्या बोलेंगे इसको, मांग की लोच। और इस लोच को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये होता है। ठीक है, इसको शो करने के लिए। और इसको इनडायरेक्टली हम इस तरह से जो करते हैं, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। हालांकि इस फॉर्मूले को कई तरह से कहा जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। कई तरह से लिखा जा सकता है, एक ही चीज है सब। तो ये होगी मांग की कीमत लोच। जब हम कीमत लोच की बात कर लेते हैं तो लोच कई प्रकार, क्योंकि कीमत में परिवर्तन से मांग की लोच ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, कीमत की तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो सकता है, तो अलग अलग से इसकी श्रेणियां बनती हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, मांग लोच की श्रेणियां। ठीक है, एक है सापेक्षता,
लोचदार मांग, या यूं कहें इकाई से अधिक लोच, और यहां पर जो लोच होता है वो एक से ज्यादा होता है इस स्थिति में। दूसरा जो पॉइंट है, सापेक्षता, बेलोचदार मांग मतलब इकाई से कम लोच, मतलब इट इज स्मॉलर देन 1। तीसरी जो स्थिति होती है, इकाई लोचदार मांग मतलब इकाई के बराबर मांग। चौथा पॉइंट है पूर्णता लोचदार मांग मतलब लोच अनंत है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है पूर्णता बेलोचदार मांग, यानी कि लोच है ही नहीं, 0। तो ये 5 प्रकार की स्थितियां हैं, 5 प्रकार की श्रेणियां बनती है। तो इन पांचों प्रकार को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा लोच किस प्रकार से होता है। चलिए इन पांचों को पढ़ते हैं एक एक करके। तो इन पांचों को एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा टोटली। और डायग्राम बनाना कंपल्सरी होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सापेक्षता लोचदार मांग, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में प्रतिशत जो परिवर्तन होता है उसकी तुलना में जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, तो मांग में परिवर्तन ज्यादा होता है। कहने का मतलब होता है अगर कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ तो वस्तु की मांग में 10 से ज्यादा प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ऐसे में जब लोच निकालेंगे एडी इक्वल टू मांग की मात्रा में परिवर्तन 15% और कीमत में 10%, तो ये हो गया 1.5। मतलब यहाँ पर ईडी जो है किससे ज्यादा होगी, 1 से। तो इसी कारण से इसको सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा यहाँ कीमत और होगी मांग की मात्रा। तो इस स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम बनता है वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन बनता है इस तरह से। वस्तु की कीमत यहां पर है, मांगी जाने वाली इतनी मात्रा है। वस्तु की कीमत इतनी कम हो रही है लेकिन मांग की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर वस्तु की कीमत में कमी हो रही है और मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ये। तो ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर 10% और उससे ज्यादा परिवर्तन, तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सापेक्षता लोचदार मांग। बेसिकली ये सब स्थिति कब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह में ज्यादा होती है। जैसे अचानक जो डील निकलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, भारी छूट, मोबाइल में छूट होती है, इन सब वस्तुओं पर ये लोच लग जाती है। थोड़ा छूट दिया जाता है लेकिन जब की खरीदारी करने लग जाते हैं। तो ये होगी पहली स्थिति। नंबर 2 सापेक्षता बेलोचदार मांग। इस स्थिति में क्या होता है, यहां पर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, और वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन यहां कंपैरिजन करेंगे तो कीमत के तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कीमत के तुलना में मांग में कम परिवर्तन की तुलना की अगर बात करते हैं, बेसिकली ये आवश्यक वस्तु में होता है। जैसे दाल हो गया, तेल हो गया, इन सब चीजों में कितना भी कम लोग उतना ही कर देंगे जितना जरूरी है। तो यहाँ पर कीमत में अगर 10% परिवर्तन हो रहा है तो मांग की मात्रा में 8% या उससे कम परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब होता है ईडी इक्वल टू 8/10, कितना हो गया, 0.8। मतलब हमारा जो लोच है वो क्या है, 1 से क्या है, कम हो रहा है। और इस स्थिति को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऊपर की ओर बनाते हैं डायग्राम, ऐसे थोड़ा सा ऊपर। देखिए ये वस्तु की कीमत और ये मांग। अब वस्तु की कीमत में इतनी सारी कमी हो गई लेकिन वस्तु की मांग में केवल इतनी ही वृद्धि हो रही है। तो ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं सापेक्षता बेलोचदार मांग।
ठीक है, दो स्थितियां हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नए केस में, और दो, तो सापेक्षता लोचदार और बेलोचदार हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, इकाई लोचदार मान। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर लोच एक है। एक तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांग में परिवर्तन, ठीक है, दोनों ही बराबर होते हैं, यानी कि कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो इसकी तुलना में मांग में भी 10% का ही परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में ईडी इक्वल टू होता है 10/10, इसका मतलब 1, यानी हमारा जो लोच है 1 से बराबर होता है। और ये कब होता है? ये कब होता है? ये होता है हमारा कौन सा, सामान्य वस्तु की केस में, जैसे टीवी हो गया, फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, इन सब जो जरूरी सामान है इन सब के ऊपर याग होता है। ऐसे में जो मांग वक्र बनता है वो कैसा बनता है, 45 डिग्री बनता है। इस तरह से ये वस्तु की कीमत, ये मांग, कीमत में इतना परिवर्तन हुआ, मांग में जितना कीमत में हो रहा है कमी उतनी ही मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है 10%, ठीक है। तो ऐसे में अगर लोच की गणना करें, लोच इक्वल टू हो जाएगा 10/0, और 0 से कुछ होता नहीं तो इन्फिनिटी हो गया, यानी कि ईडी हमारा क्या अनंत हो गया। और ये तब होता है जब क्या हो, बेसिकली अपवाह हो। अपवाह के केस में होता है, जैसे कोई कहता है अरे अरे जा नमक खत्म हो रहा है दुनिया से, नमक खत्म ही नहीं हो सकता, लेकिन अपवाह के कारण लोग धड़ाधड़ नमक खरीदने लगते हैं। ऐसे में नमक की मांग बढ़ जाएगी। एक बार हुआ भी था, अफवाह फैला था हमारे यहाँ पर। तो ऐसे में जो मांग की लोच है वो हमेशा इस प्रकार से होता है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से मांग की लोच बनती है, ठीक है। और लास्ट स्थिति है, लास्ट पॉइंट है, पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है। मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। ये तब होता है जब वस्तु अति आवश्यक वस्तु में होता है। अति आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, नमक हो गया, चावल हो गया, इसमें वस्तु की कीमत बढ़ाओ घटाओ एक ही जैसा रहता है। तो ऐसे में जो एडी है वो कितना होता है, 0। और इस स्थिति में मांग वक्र हमेशा इस प्रकार से बनता है। ये हो गया मांग वक्र, ठीक है, ऊपर क्या, जहां केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मांग की लोच की श्रेणियां समझ में आ गया। अब जो पॉइंट रह गया है, हमारा छोटा सा पॉइंट रह गया, वो है मांग की लोच की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। हालांकि मांग की लोच की कैलकुलेट करने के लिए कई सारी विधियां हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा बता, अनुपातिक विधि, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। इस फॉर्मूले को कई तरीके से लिखा जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। कई तरह से लिखा जा सकता है, आप जो अच्छा लगता है वो लिखिए। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है किसी वस्तु की कीमत ₹5 से बढ़कर ₹10 हो जाती है, तो ऐसे में वस्तु की मांग जो है 20 यूनिट से बढ़कर कितनी हो जा रही है, 28 यूनिट। वस्तु की कीमत 5 से बढ़कर 10, तो वस्तु की मांग 20 से बढ़कर कितनी हो रही है, 28। तो बताओ वस्तु की कीमत लोच कितनी होगी। तो ऐसे में क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले ये देखना होगा, वस्तु की कीमत एक तरफ लिखो और दूसरी तरफ लिखो मांग की मात्रा। मांग की मात्रा, वस्तु की कीमत पहले 5 थी, कीमत बढ़ के कितनी होगी, 10।
ध्यान में रखना, क्योंकि वस्तु की कीमत और मात्रा में हमेशा कैसा संबंध हो, ऋणात्मक। ऐसे में लोच हमेशा माइनस में ही आएगा, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ऐसे में मांग पहले 20 यूनिट की कर रहे थे, अब कितनी हो गई वस्तु की, सॉरी यहाँ पर 20 की जगह पर 18 लेना, 18 यूनिट, कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग घट जाती है। तो ये होगी 18 यूनिट। तो वस्तु की कीमत बढ़ गई 5 रुपए से, और उससे मांग की मात्रा घट गई कितने पैसे, 2 यूनिट से। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा डेल्टा पी, और ये हो गया हमारा डेल्टा क्यू, और इसको उठा के आप इस फार्मूले अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो एडी बराबर डेल्टा क्यू हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 2 बट्टे क्यू, मतलब पहले वाला कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय पी कितना था 5, और ये हो गया हमारे पास 5। तो 5 से 5 घट गया, 2 कम 2, ये हो गया 10। तो एडी इक्वल टू कितना हो गया, 10 से ये घटेंगे, कितना आ गया 0.1। कितना हो गया 0.1। इसका मतलब होता है लोच इकाई से कम है, बहुत ही कम लोचदार मांग है। इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको इसी रिवीजन सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ग्राफ का अलग बताऊंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अलग बताऊंगा, प्रॉपर सब कुछ बताऊंगा। बस परेशान नहीं होना है, आपको बने रहना है मेरे साथ। ये रहा मांग की कंप्लीट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। तब तक ले थैंक यू एंड बाय। एक काम कीजिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।